साथियों, स्वागत है साहित्य सहजर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज मतलब 1 जनवरी 2025 को आदिकाल के 74 से 81 पेज तक पढ़ने वाले हैं। और यह कहाँ से पढ़ने वाले हैं तो आपको पता है कि मैंने बताया है कि सरस्वती पांडे की किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और इस किताब में हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, 4 5 या 6 मैक्सिमम, मतलब 5 से 6 पेज हम लोग पर डे करेंगे। ओके। और इस तरह से आप बहुत समय नहीं लगाएंगे और देखेंगे कि आप बहुत जल्दी खत्म कर चुके हैं। हाँ, जब तक आप लोग का एग्जाम होगा। अभी तो चूंकि आदिकाल कठिन है, इस वजह से थोड़ा सा कम मिल रहा है, जैसे 4 से 5 या अधिक से अधिक 6 पेज। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये 6 पेज 10 पेज में तब्दील हो जाएगी। ओके। तो हम लोग फिर रिवीजन करेंगे और तमाम तमाम बातें करेंगे। तो आज हम लोग 74 से 81 पेज के बीच क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। और ये कहेंगे कि शाम में जो 8:30 में हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। और आपको पता है कि आज और क्या करना है, स्वर संधि करनी है, ये भी कीजिएगा। ओके। मतलब स्वर संधि नहीं, पूरा का पूरा संधि, लेकिन फोकस स्वर संधि पे होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न काफी लिए जाते हैं। ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत समय नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को वास्तव में दूसरी बार रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात में कुछ इश्यू आ गई थी और इस वजह से ये फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, और ये आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, बिल्कुल 100% डिजिटल है। आप मेरा फोटो भी वीडियो भी देखना चाहेंगे तो वो भी दिख जाएगा, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अनावश्यक मेरा दर्शन करें। जब जरूरत होगी मैं दिखते रहूँगा। ओके। तो देखिए क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। हम लोग बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। देखिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा, यदि आपको दिख जाए रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आपको यदि रामचंद्र शुक्ल दिख जाए तो आपको क्या करना है, समझ लीजिए आपको याद ही करना है। क्योंकि कोई भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है ना, वो रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है, बताइए क्या नाम है और क्या कब पब्लिश हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और 1929 में, ये याद रखेंगे। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से ये पब्लिश हुआ था, वो भी आप बताएंगे मुझे। ठीक है। अब ये बताइए कि जो 74 पेज आप देख पा रहे हैं, 74 पेज आप देख पा रहे होंगे, उसमें शुरू होता है कि प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानी जाती है। ठीक है। तो ये लाइन ठीक ठाक लाइन है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास इन्हीं का पुस्तक वहीं से उठाया गया है। लेकिन उसके अगला लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संबत 1050 से लेके 1375 तक ये मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहाँ से किस राजा से किस राजा की बात तक की बात करते, तो ये महाराज भोज से लेकर के हाँ हमीर तक की बातें करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, हमीर तक। ठीक है। उसके बाद अगला लाइन भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि 74 से 81 मैं इसीलिए कम कम दे रहा हूँ कि आप हर एक लाइन से गुजरे रहें, ये जरूरी है। बस आपको मतलब एक बार गुजर लिए लाइन से, ठीक है, 2 बार गुजरिए, लेकिन क्या याद रखनी है वो मैं बताते चलते रहा हूँ। और चूंकि भाई एग्जाम में ये तो नहीं पता है ना कि क्या ही पूछ लेगा। ठीक है, तो हमारे दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि उनकी दृष्टि में वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो आप लोगों को परेशान करें। हालांकि बीपीएससी का मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि बहुत इजी प्रश्न लेते हैं, इसीलिए हमारा फोकस इजी प्रश्नों की तरफ ज़्यादा रहेगा। क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे छात्र थे, उन्होंने कहा कि इजी प्रश्न ही गलत किए हैं, तो हम इस तरह से फोकस करेंगे कि हमारा काम चलते रहे अच्छे से। ठीक है। अब हम 75वां पेज पे आ गए हैं और 75 पेज पे आप देखेंगे। ठीक है, 75 पेज पे आप देखेंगे कि अभ्रंश का नाम पहले पहल बल्लभी के धारसेन, तो ये बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो आपसे पूछ ले सकता है कि अभ्रंश का पहली बार जिक्र कहाँ हुआ था। ठीक है, इसको भ्रव बना लेते हैं। अभ्रंश का पहली बार कब जिक्र हुआ था, तो ये हुआ था
कि राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में हुआ था। ओके। और उनके पिता, वो अपने पिता के बारे में कहते हैं कि हमारे पिताजी जो थे वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि हैं। उनके पिता का नाम क्या था? ठीक है, गुहसेन। ठीक है, धारसेन के पिता का नाम, धारसेन के पिता का नाम क्या था? गुहसेन। ठीक, ये लाइन इंपॉर्टेंट था आपके लिए। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा 23 भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है सिद्धों की भाषा क्या है? तो सिद्धों की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश ही है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश ही है। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से मैं कहूँगा कि आप 75 पेज का जो फैक्ट्स लिखा हुआ है वो आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये एक विद्यापति के लिए एक पद बहुत मतलब स्टेटमेंट इनका बहुत वायरल है। हाँ, जो इंस्टाग्राम और इस तरह की भाषा में वायरल सब कहते हैं ना, वो ऐसे ही ये स्टेटमेंट वायरल है। तो आपसे वायरल ही पूछा जाता है, तो वायरल हाँ पे नज़र रखेंगे। और ये स्टेटमेंट जो है आध्यात्मिक चश्मे वाला जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे 75 पेज पे, सबसे लास्ट स्टेटमेंट, हाँ, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं। ठीक है, वास्तव में ये विद्यापति के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि विद्यापति को आप श्रृंगारिक मानिए, न कि आध्यात्मिक मानिए। ठीक है, कि ऐसा न हो कि उनकी कविताओं में आप भक्ति रस ढूंढने लगे, आप श्रृंगार रस ढूंढिए। ठीक है, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि विद्यापति के पद को लेकर के वो कह रहे हैं कि इसे आध्यात्मिक मत कहिए, ये श्रृंगारिक पद है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए कुछ पंक्तियां जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन कुछ ऐसी पंक्ति है जो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा ही फेमस है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां आप देख रहे हैं वो नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चों के लिए रहता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक आध हाँ जो है, हालांकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक आध तो नहीं, 4-5 हो जाएगा। तीसरा नंबर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा नंबर से पहले दूसरा नंबर एक बार आ जाइए। दूसरा नंबर में बहुत सारा पंक्ति दिख रहा है, लेकिन आपको सिर्फ एक पंक्ति याद रखनी है। हाँ, दूसरे नंबर में जो पंक्ति 75 पेज पे ही हम लोग अभी हैं, 75 पेज के दूसरे नंबर में जह मन पवन न संचरे, हाँ, इसको आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? जह मन पवन न संचरे रवि शशि नहीं पवेश। हाँ, तो ये जो आपको याद रखना है कि ये पंक्ति सरहप्पा की है। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जहाँ मन पवन न संचरे जहाँ रवि शशि नहीं पवेश। हाँ, तो जहाँ मन का भी, जहाँ जह मन पवन न संचरे। ठीक है, और ये वास्तव में आप समझ सकते हैं कि ये सरहप्पा है। तो सिद्ध है, सिद्धों की बातें रहस्यात्मक बातें होती थी, अलग तरह की बातें होती थी। ठीक है, तो उसको ही बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये सरहप्पा के हैं। उसके बाद लुइप्पा का भी एक पंक्ति हम लोग कैसे याद किए थे वो भी आपको बता देंगे। तीसरे नंबर पे आइए, कहा जा रहा है का आ तरुवर पंच विराल, कावा तरुवर पंच विराल। ठीक है, ये जब आप यदि रामचंद्र शुक्ल जी का आपके पास किताब है तो वो आप वहाँ भी देख सकते हैं कि ये पाए। और हम लोग इसको कालू से याद किए थे। ठीक है, कालू, कावा तरवर पांच विराल को हम लोग कालू समझ लिए थे, और ये लू, लू का मतलब लुइपा से है। ठीक है, लू इप्पा, लू इप्पा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कालू हमारा एक मित्र भी था, हाँ, जो वास्तव में हम लोग उनको मजाक मजाक में कालू कहते थे। हाँ, ये हालांकि रंग के आधार पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमें, और बचना चाहिए ये सारी चीज़ों से। ठीक है, तो तीसरा नंबर हो गया। पर दोस्तों में ऐसा चलता है, और इवन शायद सहचर के वो बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। हाँ, फाउंडर मेंबर में हमारे मित्र एक हैं, हाँ वही हैं। ओके, तो 75 पेज में एक और पंक्ति, हाँ ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। एक मिनट, ये क्या हुआ? अच्छा, ऐसा क्या रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, 75 नंबर में आप देखेंगे, 75 पंक्ति 75 पेज पे ही, ये क्या 75 पेज पर ही हम देख पा रहे हैं कि है भला हुआ जो मार या मारा कंतु। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हे सखी, अच्छा हुआ कि मेरा कंतु मतलब पति मारा गया, वरना ये युद्ध से वापस आया होता तो हम तुम लोगों को क्या मुंह दिखाते, संसार को क्या मुंह दिखाते।
मतलब पति का मर जाना मंजूर है, लेकिन युद्ध से वापस आना मंजूर नहीं है इस प्रेमिका को, इस नायिका को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भला हुआ जो मारिया मारा कंतु हेमचंद की रचना है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर पे सीधा आप आ जाइए। और 10 नंबर चूंकि एक तो बिहार के कवि हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट है, और आदिकाल के संक्रमण दौर के कवि हैं ये। ठीक है, ये आदिकाल का संक्रमण दौर के कवि हैं, और आप इसमें देखेंगे इनके रचनाओं को, अब ये हमने कहा था कि आध्यात्मिक और श्रृंगारिक, ठीक है, इसके बीच घूमता नजर आए, इनकी रचना आ रही है। ठीक है, तो जब ये आध्यात्मिक और श्रृंगारिक के बीच की रचना नजर आ रही है, और ये हम अध्यात्म की तरफ टेंड कर रहे थे आदिकाल के बाद, क्योंकि अध्यात्म की तरफ इसीलिए टेंड करते थे, उसके आगे भक्ति काल है। तो भक्ति काल में आप देखेंगे कि विद्यापति के यहाँ भक्ति काल किस तरह से मौजूद है। भक्ति काल की एक तरह से फील होगा कि विद्यापति को क्यों आदिकाल में रखा गया है, इसे भक्ति काल में क्यों नहीं रखा गया है। ओके, तो वो वास्तव में विद्यापति और खुसरो भी, ठीक है, उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ संक्रमण काल कह सकते हैं। ओके, तो विद्यापति की जो पंक्तियां हैं वो आपको याद रखने की जरूरत है। हम तो उस सबसे जो फेमस पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिठा। हाँ, देसिल बैना सब जन मिठा आपको 10 नंबर पे दिख रहा है। तय तैसन जपो अभट्टा, तय तैसन जपो अभट्टा। उसके बाद ये भी है, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तुर्को भभकी मार। वास्तव में हम लोग जब पीजी में थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, तो ये कृतिलता लगा हुआ था हम लोग के सिलेबस में, और काफ़ी मज़ेदार, और इस पर अवधेश प्रधान सर की टिप्पणी भी थी। हाँ, वो पुस्तक भी हम लोग के पास है। तो ये काफ़ी अच्छी पंक्ति है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका देसिल बैना और हिंदू बोले। उसके बाद आपको उसके बाद हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, 12 बरस ल कुकर जिए, आप लोग को याद भी होगा हमको लगता है। और 13 ल जिए सियार, बरस 18 छत्र जिबे, आगे दीवन को धिक्कार। आला इसी तरह से पढ़ा जाता है, मतलब जो यदि बुंदेलखंड के कोई लोग हैं देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को पता है कि आला कैसे पढ़ा जाता है। हम तो कई बार सुनते रहते हैं आला, जब हम लोग को हमें मन नहीं लगता है पढ़ने वढ़ने में, ठीक है, उस केस में हम आला सुनने लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आला सुनना, या कोई भी लोकगीत सुनना। ठीक है, सादा सिन्हा को सुनना या किसी को भी सुनना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लोकगीतों को। ठीक है, ओके, तो ये आपको 12 नंबर आपको याद रख लेना है। ये किसकी पंक्ति है? जगनी की। चूंकि ये आला खंड का मैं बार बार इसीलिए जिक्र किया कि जो कल मैंने आपको बताया था कि परमाल रासो, या इससे पहले ही बताया था, जो भी बताया था, नहीं बताया है तो क्वेश्चन पूछे होंगे। ठीक है, जो भी रहा हो। ठीक है, तो आला खंड वास्तव में परमाल रासो का ही अंश है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, इसको मैं पॉज कर दूं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग थे परमाल रासो कर रहे थे। ओके, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, और मैं बार बार आपको बता बता चूंकि ये होता है ना कि आपको यदि बताया जाए तो आपको आप याद रखते हैं चीज़ों को। ठीक, तो ये याद रखेंगे, 12 बरस ले कुकर जिए, और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जेबे, आगा जीवन को अधिकार, इस तरह से कुछ पढ़ा जाता है। हाँ, तो ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अमीर खुसरो की जो भी पंक्ति है, बहुत फेमस फेमस पंक्ति है, काफ़ी सूफियों ने इसे काफ़ी गाया है। ओके, जब दिल्ली में मैं था उस केस में ये रेख्ता फाउंडेशंस अपना एनुअल कार्यक्रम करता है। उसके बाद दिल्ली सरकार के द्वारा भी जो निजामुद्दीन का एरिया है वहाँ भी करवाया जाता है ये कार्यक्रम, वहाँ काफ़ी गाते हैं खुसरो को लोग। ठीक है, तो 13 नंबर पे आप आइए, और 13 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, खुसरो एक थाल मोती से भरा। ये तो आप लोग बिहार बोर्ड में भी बच्चे पढ़ते हैं। एक नार अचरज किया, हाँ ये बहुत फेमस है, गोरी सोबे सोज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो, रैन भय तो चहुदेश। ये अपने गुरु जी के मृत्यु पे गाए थे ये, तो इनके गुरु जी का नाम क्या था आप लोग ये बताएंगे। ओके, उसके बाद मेरा जोबना नबेलड़ो भयो है गुलाल, ये भी याद रख सकते हैं। जहाल मिस्की मुकुंद तगा फुलतुराए नैना बनाए बतिया। हाँ, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अंतिम में है सरस बसंत समय भल पावल, ये तो ऐसे ही आप पहचान जाएंगे कि विद्यापति की रचना है। तो ये इस तरह से ये खत्म होता है कि 76 पेज पे हम लोग अभी थे। ओके, ये 76 पेज पे थे, तो 76 पेज तक आ गए। उसके बाद हमारा 76 पेज में प्रमुख कथन दिया हुआ है। ठीक है,
प्रमुख कथन आप देखेंगे कि प्रमुख कथन 84 सिद्धों के नाम से पहले का जो भी कथन है ना, आप उसको ध्यान रखेंगे। ओके, पहला कथन है प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ अवध हिंदी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ही लिया जाएगा कि कवि विद्यापति की भाषा क्या है। ठीक ठीक है, तो पहले ऑप्शन दे देगा कि पुरानी अपभ्रंश, पुरानी अपभ्रंश। और आप देखेंगे कि बोलचाल की देश भाषा। आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको विद्यापति कई जगह देखने को मिलेंगे आदिकाल में ही। ठीक है, एक तो फुटकल में उनकी रचनाओं के बारे में काफ़ी अच्छे से जिक्र करते हैं, लेकिन देश भाषा काव्य और पुराने अपभ्रंश में भी उनका जिक्र आता है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इनको दोनों देसी भाषा और पुराने अपभ्रंश दोनों में विद्यापति ने रचना की है। ओके, उसके बाद गाहा और गाथा, गाहा या गाथा, ये कहाँ प्रचलित था? तो ये वास्तव में प्राकृत में प्रचलित था। ओके, लेकिन दोहा या दूहा यहाँ कहाँ, ये कहाँ प्रचलित था? तो अपभ्रंश में। ये कहाँ प्रचलित था? अपभ्रंश में। ओके, आपको सब कुछ दिख रहा है? और हम लोग अभी 16 मिनट का रिकॉर्डिंग कर ली हैं और अभी 77 पे ही पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो गुस्साइएगा नहीं मत आप लोग। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों ने कहा कि आप बता दीजिए इंपॉर्टेंट, तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, पर गुस्साने जैसी बात क्यों करना। आप आराम से देख लीजिए, आपको लग रहा है कि मतलब ज़्यादा हो रहा है तो आप 2x में देख सकते हैं। वैसे मैं फास्ट बोलता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं कि हमारा स्पीड अपने आप में अधिक है, तो आप लोगों को शायद 2x करने की जरूरत ना पड़े। पर मैं कहूँगा कि यदि ज़रूरत पड़े तो 2x में देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे ना व्यूज़ चाहिए, ना मुझे वॉच आवर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, ना आपसे पैसा चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। अब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, आपका बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए मुझे, वो आपका सिलेक्शन। आप में से एक साथी कह भी रहे थे कि कुछ पैसा लेकर के, टोकन मनी लेकर के टेस्ट बनाइए। वास्तव में देखिए, हम टेस्ट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और बना भी रहे हैं, लेकिन बात होता ये है कि अब मैं जो है अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, फरवरी मिड तक बिजी हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अभी जैसे 40 प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, हो सकता है कि घटते बढ़ते रहेगा ये प्रश्न, प्रश्न की संख्या फिक्स नहीं है। ठीक है, वो हमारे पे टाइम पे निर्भर करता है कितना समय मिल रहा है। लेकिन फरवरी के बाद हम जब आप लोग का आ जाएगा एग्ज़ाम कि हाँ आपको एग्ज़ाम देनी है, उस समय मैं आपको उससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाऊंगा। अभी भी मैं समझता हूँ कि कल जैसे अपने अल्पप्राण महाप्राण कोश अघोष से संबंधित जो भी प्रश्न बनाए थे, मैंने बहुत कंफ्यूजिंग बनाया था। आप लोग बहुत अधिक गलत संख्या में छात्र गलत कर रहे थे, तो मुझे देखिए आप लोगों को खुशी नहीं हो रही थी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, पर ये देख रहा था कि क्वेश्चन का लेवल वही है, प्रश्न कंसेप्ट वही है, लेकिन लेवल बढ़ाया जा सकता है, कैसे कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है वो दिख रहा था। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अभ्रंश को भरत मुनि ने क्या कहा था? तो अभ्रंश को भरत मुनि ने क्या कहा था? देश भाषा कहा था। ओके, अभ्रंश को भरत मुनि ने क्या कहा था? देश भाषा। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शती से होने लगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भरत मुनि का टाइम पीरियड क्या है, तो इसके अनुसार जो है तीसरी सदी की बात कर रहे की जा रही है। ओके, अब देखिए सिद्धों की संख्या कितनी है, उसके नीचे आप देखेंगे सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। ये आपको याद रखना ही रखना है कि सिद्धों की संख्या 84 है, और ऑप्शन में यहाँ बना देगा कि नाथों की संख्या 84 है, सिद्धों की संख्या 9 है। आप इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 9 नाथ इस तरह से पढ़ते भी हैं, 9 नाथ। ठीक, तो आप भूलेंगे नहीं, 9 और 9 करके भी ये। ऐसे मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा। ठीक, अब देखिए सिद्धों में बहुत सारे नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उतना इम्पोर्टेंट उतना समय खर्च नहीं करना है कि इसमें से 84 का 84 याद रखें। ठीक है, जैसे हमने लिप्पा, कन्हप्पा, सरहप्पा, ऐसे ही कुछ नाम आपको याद रखना है, और बहुत नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक योगिनी का नाम आपको दिख रहा होगा, कुछ योगिनी का नाम आप दिमाग में रख सकते हैं जो अलग चीज दिख रहा है, जैसे लक्ष्मी करा योगिनी 82 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही कन्नप लापा, वो देख सकते हैं, मणिभद्रा। ठीक है, कुछ योगियों मतलब योगिनियों के नाम हैं, वो थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं 77 पेज पे। ओके,
77 पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, जहाँ 84 नंबर में भलिप्पा ब्राह्मण लिखा हुआ है उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, ठीक है, कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे। तो उसको हम सरोज बजर भी कहते हैं, और ये हमारा वास्तव में वो कौन है, सरह, जिसे सरहप्पा। ओके, तो सरहप्पा हो गया ना। तो 77 नंबर पेज पे आप देखेंगे ये हमारा सरहप्पा है। ओके, सरहप्पा सबसे पुराने हैं, और इनका टाइम पीरियड क्या है आप लोग बताएं। ठीक है, कल आई थिंक पूछा भी गया था कि टाइम पीरियड सरहप्पा का क्या है, लेकिन सरहप्पा का टाइम पीरियड आप याद ना रखें, बाद में एक कभी बताएंगे जिनका टाइम पीरियड याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब देखिए, हाँ, ये सिद्धों में ना कि एक महासुखवाद का कंसेप्ट चल रहा था, महासुखवाद का। ठीक है, महासुखवाद का ये वास्तव में इसी को ही आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की बात मानते थे। ठीक है, और कहते थे महासुख की दशा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपसे प्रश्न बना देगा कि महा सुख की दशा की प्राप्ति कैसे होती है, दशा की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां दे देगा प्रज्ञा, ठीक है, उपाय। तो ये प्रज्ञा और उपाय दोनों के योग, दोनों जब मिलते हैं ना, तब महासुख की दशा की प्राप्ति होती है। बाकी रामचंद्र शुक्ल इतिहास में आप देखेंगे कि युगनद स्त्रियों की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे उतना याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, उतना हाई लेवल पूछने लगेगा तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ में क्या पूछेगा। ठीक, ओके, तो ये याद रखेंगे आप। थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं क्या हम लोग, पर जो भी है आप कैसे भी मैनेज करिए, या तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, जैसे भी करना हो। हाँ, कि आपको बस पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि हमारा वीडियो 100% देखिए, बस मैं इंपॉर्टेंट मार्क्स कर रहा हूँ। और हाँ, ये होता है कि जब सुनते हैं आप ना, तो याद भी रहता है। अब हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं उससे अधिक हो सकता है कि क्वेश्चन मैं देखा हूँ। हाँ, या फिर आप लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि देख नहीं रहे होंगे, आप लोग भी यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब देखिए, गोरखनाथ के बारे में बात की जा रही है। गोरखनाथ, हमारे एक मित्र गोरखपुर से थे, अभी भी मतलब शायद सहजर के ही कोई साथी थे। ठीक है, शायद सुमित नाम है, तो वो काफ़ी अच्छे से गोरखपुर की बातचीत कर रहे थे हमसे। ठीक, तो ये सिद्धों से निकली हुई नाथ पंथियों की एक शाखा है। तो जो ब्रजयान शाखा है वो काफ़ी मतलब इनके अनुसार विकृत हो गया था, तो इस वजह से इन्होंने अपना पंथ अलग कर लिया था। और नाथ पंथियों का जो ईश्वर थे वो वास्तव में एक तरह से शिव के आसपास पड़ते हैं। ठीक, और इन्होंने हठ योग की बात की थी। ओके, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ठीक है, ह और ठ की बात यहाँ से पूछ सकता है कि ह का क्या अर्थ है और ठ का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ दिया भी होगा, देखिए दिया है कि नहीं दिया हुआ है, लग रहा है नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ ह का मतलब चंद्रमा होता है और ठ का मतलब सूर्य होता है। ठीक है, चंद्रमा का कंसेप्ट ये है कि ये काम वासना से संबंधित है, लेकिन सूर्य का संबंध ये है कि आप सहस्त्रनाट चक्र की बात जो ये लोग करते हैं वहां तक के पहुंचाने की बात है, बुद्धि प्रकाश इस तरह की बातें हैं। ठीक, ओके, तो आप याद रखेंगे यहाँ ह और ठ में क्या है, नाथों की संख्या। अच्छा, एक चीज और, जो सिद्ध थे ना उसका एरिया कहाँ था, सिद्ध का एरिया कहाँ था और नाथ का एरिया कहाँ था। ठीक है, और मैं जान से एक को इधर लिखा हूँ, एक को इधर लिखा हूँ। ठीक है, तो ये डब्लू और ई, ये वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो आप भारत का मैप जो बनाते हैं, ये भारत का नाम मैप हम चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ये भारत हो गया। ठीक, तो जो हमारा बिहार बंगाल असम इस तरह का रीजन है उधर सिद्ध थे, और ये जो पंजाब राजस्थान का एरिया बनता है ये, ठीक है, इधर नाथ थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जलंधर नाथ की बात की जाती है, और जलंधर शहर की बात जहाँ बालनाथ का टीला है, ठीक है, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ आपको
बालनाथ का टीला पंजाब के जालंधर शहर में मिल जाएगा। तो ये वेस्ट पार्ट में, एक तरह से देखा जाए भारत को पूरे देखेंगे पूर्व पश्चिम में बांटेंगे तो ये वेस्ट पार्ट में पड़ता है और ये ईस्ट पार्ट में पड़ता है। तो सिद्धों का एरिया, इवन सिद्ध बिहार में भी रह रहे थे, ठीक है, खास करके नालंदा और कौन सा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पुरानी यूनिवर्सिटी है वहाँ ये लोग पाए जाते थे। ओके। और नाथ लोग पश्चिम में पाए जाते थे, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। सॉरी, बंगाल गलती से मैं बोल दिया, पंजाब, राजस्थान खास करके वहाँ पाए जाते थे। ओके। और ये भी है कि मतलब सिद्धों से चीड़ करके इधर के नहीं, तुम पूरब में रहोगे तो मैं पश्चिम में रहूँगा, ये वाली बात थी। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, एक साथ मिटाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए मैं एक एक करके मुझे मिटाना पड़ता है। सिस्टम थोड़ा सा अपडेट इसको करना पड़ेगा, तो देखता हूँ जब समय मिलेगा तो इसको अपडेट। वैसे बहुत स्मूथ काम कर रहा है, पर जब पूरा एक साथ मिटाते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करते रहेंगे। जब हम मिटाते रहें तो वहाँ उसमें फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका अधिक समय नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। आप देखिए गौरख सिद्धांत में, ठीक है, अ, नाथों की संख्या 9 बताई गई है और इसको हम याद रखने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे इसमें कुल मिलाकर 9 नाम है, तो हमारे पास 3 पेयर अभी बन जाता है। 3 पेयर में अब देखेंगे कि एक पहला नाम नागार्जुन दिया हुआ है, ठीक है। नागार्जुन के साथ हम याद रख लेते हैं मल्ल्यार्जुन, मिलता जुलता नाम, ठीक है। अर्जुन आपके दिमाग में आ रहा है तो भीम भी आना चाहिए, ठीक, भीमनाथ। और जब भीम आ गया तो ये जर होता है, मतलब जर मतलब भीम बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है। तो जर भरत उसका नाम एक तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब जर हो गया, बिल्कुल हिल डोल नहीं पा रहा है। ओके। उसके बाद जो है हमारा एक पेयर बनता है सत्यनाथ का, और दूसरा उसी में हरिश्चंद्र सच बोलते थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नागार्जुन से शुरू करेंगे तो आपको जैसे ही नागार्जुन बोलेंगे तो मल्ल्यार्जुन याद आ जाएगा, मल्ल्यार्जुन याद आएगा तो आपको भीम याद आना चाहिए, तो भीमनाथ, भीम याद आ गया तो जरभरत भी याद आना चाहिए, क्योंकि भीम जर मोटा, इस तरह से, ठीक है। और युधिष्ठिर सत्य बोलते थे, आप काहे भूल रहे हैं उसको, ठीक है। हालांकि नर कुंजर की बात तो आप जान रहे हैं, हाँ। तो जैसे ही सत्य की बात होगी तो सत्यनाथ के साथ हरिश्चंद्र भी आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गई। उसके बाद 6 नाम याद रखने के बाद जो फेमस है इनके पास, गोरख, चरपट, जलंधर, जलंधर का मैंने जिक्र किया ही था, गोरखनाथ का भी जिक्र कर ही दिए हैं, एक चरपटनाथ। आप यार चटपट याद कर लेंगे, ठीक है। तो चटपट याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से नवनाथ आपको याद होना चाहिए। आपसे हो सकता है आज प्रश्न ही पूछ लें कि नवनाथ में कौन नाथ नहीं है या है, ठीक, ये प्रश्न बन सकता है। अब आता है कितना देर हम लोग पढ़ लिए, कितना देर पढ़ लिए, 28 मिनट पढ़ लिए, ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्या, फिर भी चलते हैं आगे। और ये इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, जैसे सारा इवन जैसे मैं अभी बना पा रहा हूँ, तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो है हमें पहले से सब याद है और आके पढ़ दिए बता दिए, इस तरह से नहीं होता है। जितना मैं पढ़ाऊँगा उसके लिए हमें भी रिवीजन चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि हमें रिवीजन नहीं चाहिए होता है। कोई भी महान हो जाए, हाँ, उन्हें रिवीजन चाहिए होता है। हम लोग ये जब यूजी की क्लास लेने जाते हैं तो पढ़ के ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी पढ़ा के आ जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, यूजी क्लास मिल जाती है हम लोग को, अच्छा लगता है, यूजी के स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ के काफ़ी खुश होता है। ओके। अब देखिए अभ्रंश साहित्य की बात, हम लोग सिद्धनाथ खत्म कर लिए, अब अभ्रंश साहित्य पे आते हैं। अभ्रंश साहित्य पर आते हैं, हो सकता है एक डिस्टरबेंस हो, इसलिए पहले ही पॉज कर देता हूँ। चलिए, सब ठीक है, आते हैं अभ्रंश साहित्य में, हम आते हैं। ओके। अभ्रंश साहित्य में हम सबसे पहले देखेंगे अभ्रंश के प्रथम कवि किसको माना जाता है, तो ये राम कुमार वर्मा जी। हाँ, आप ये बताइएगा कि राम कुमार जी अभ्रंश का ये क्या कहते हैं उसको, आदिकाल को कौन सा काल कहते हैं, ठीक है। आप लोग कल पढ़े होंगे ना राम कुमार वर्मा जी
कौन सा काल कहते हैं। और ये प्रश्न मैंने भी बनाया था और बहुत सारे प्रश्न आप लोग गलत कर लिए थे, ये प्रश्न तो खास करके। ठीक है, तो अब इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हैं। और कौन ऐसा मानते हैं? रामकुमार वर्मा जी मानते हैं। स्वयंभू को प्रथम कवि कौन मानते हैं? रामकुमार वर्मा जी। इसका मतलब, और इनके स्टेटमेंट को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइएगा, रामकुमार वर्मा जी का जो इतिहास आया 1938 में, हाँ, हिंदी साहित्य का डैश इतिहास। ठीक है, तो डैश को भर लीजिएगा। हम्म, ओके। तो ये आप स्वयंभू को देख पा रहे हो, और यही इन्हीं कवि की बात मैं कर रहा था कि इनका टाइम पीरियड क्या है, 783 ईस्वी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, हाँ, इनकी जो पुस्तक है, एक पुस्तक का पौम चरयू। ठीक है, पौम चरयू, तो ये इंपॉर्टेंट है, पौम चरयू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपसे ये पूछा भी जाएगा तो मुझे लगता है इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, रिठनेमी चरयू नहीं पूछा जाएगा। हाँ, और इसी वजह से पम चरू में चूंकि राम का कैरेक्टर बताया गया है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। हालांकि साथ में व्यास भी कहा जाता है, लेकिन अपभ्रंश का वाल्मीकि आप याद रखेंगे। अब हम लोग 78 पेज पे आ गए हैं। ओके, 78 पेज पे हम पहुंच चुके हैं। 78 पेज पे आइए, आप लोग उल्टा लीजिए और मार्क कर लीजिएगा। 78 पेज पे रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। क्योंकि जब सिस्टम आपके पास कई, आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके लिए भी अलग सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, माउस यूज करने के लिए, माइक यूज करने के लिए, सब कुछ यहाँ सिस्टम में लगाना पड़ता है, सब कुछ चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, ओके। और अभी 100 हो गया हूँ। सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने में व्यस्त हैं। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और जो कि मुझे भी करनी है तैयारी। ओके, और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि फरवरी में जब हम खाली हो जाएंगे तो आप लोगों से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, अब देखिए, यहाँ स्वयंभू अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। ठीक है, स्वयंभू के पवनचरों को उनको पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी स्वयंभू पे ही, जो इंपॉर्टेंट है अभी बताते चलूंगा। हाँ, यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था, पौमचरू में राम के चरित्र का वर्णन है। ठीक है, शिव सिंह सेगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में पुरानी अनुश्रुतियों के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन अभी हम लोग पुष्पदंत के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जैन परंपरा के, जैसे स्वयंभू भी जैन परंपरा के थे और पुष्पदंत भी जैन परंपरा के ही थे, इसको पुष्पदंत लिखा जाता है। ठीक है, ये भी जैन परंपरा के थे। इनकी रचना जो है आप दिमाग में रखेंगे। हाँ, इनकी रचना जो है, नय कुमार चरु और जसहर चरु, दो बहुत पुरान मतलब इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। नय कुमार चरु और जसहर चरु, जसहर चरयू, ये दोनों इंपॉर्टेंट रचना है, तो आप इनको मार्क कर लेंगे। एक रचना दिख रहा होगा लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 63 महापुरुष गुणालंकार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसी को, जो महापुरुष को ही महापुराण कहा जाता है, तो ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बस हाँ, ये बात याद रखें। अब देखिए, पुरुष कुलान अलंकार को महापुराण जब कहते हैं, तो आपसे ये पूछ सकता है कि महापुराण किसकी रचना है। ठीक है, तो आप वहाँ बताएंगे पुष्पदंत की रचना है। ओके, उसमें 63 महापुरुषों की बातचीत की गई है महापुराण में। ये ठीक ठाक प्रश्न बना सकता है ये। हाँ, पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया, अब तुमसे उतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की, ये भी नहीं पूछा जाएगा। अपभ्रंश और अपभट्ट में चराई 15 मात्राओं का छंद है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है। हिंदी का भवभूति
किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत को कहा जाता है। ये आप दिमाग में रखेंगे। शिव सिंह सेंगर ने भाषा पुष्य कवि को भाषा का जर कहा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप दिमाग में तो रख ही सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद पुष्पदंत ने अपने अभिमान मेरु काव्य अलंकार कवि कल्पतिलक, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हरिसेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि मानते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वो 3 कवि कौन कौन है? एक तो स्वयंभू पुष्पदंत के साथ तीसरा कवि जो है वो चतुर्मुख है, ठीक है। और चतुर्मुख की खासियत ये थी, पदरिया बंद यदि कोई राजस्थान के हैं तो आप समझ रहे होंगे, ओके, तो उसके प्रवर्तक और श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो 3 नाम आप याद रखेंगे, किनके हिसाब से? हरिसेन के हिसाब से। स्वयंभू पुष्पदंत तो याद रखेंगे ही, और साथ ही साथ पवर्गिया संघ के प्रवर्तक पदरिया जो बंद है उसके प्रवर्तक चतुर्मुख को आप याद रखेंगे, ठीक है। जो पदरी होता है वो 16 मात्रा की छंद है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। हाँ, यहाँ अब मुंज के बारे में आई थी, क्या है? धनपाल को वाक कवि मुंज के कवि के समर्थन, नहीं नहीं, ठीक है। अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल 10वीं शताब्दी में भविष्यत का, आपसे यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि धनपाल की एक रचना जो है भविष्यत का। हिंदी साहित्य में जब पढ़ना भी नहीं शुरू किया था तो मेरे एक सीनियर के माध्यम से धनपाल का नाम सुना गया था, ठीक है, तो वो भविष्यत कहा लिखते हैं, ओके। ऐसे ही जिंदत सूरी उपदेश रसायन लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस याद रखिएगा कि जिंदत सूरी उपदेश रसायन लिखते हैं, जैन रास परंपरा का प्रथम काव्य माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट उपदेश रसायन को इंपॉर्टेंट बना देता है। जिंदत सूरी के इंपॉर्टेंट जो है उपदेश रसायन जो आप देख पा रहे हैं, हाँ, ये किसका है? जिंदत सूरी, ठीक। उसके बाद राम काव्य परंपरा का हिंदी रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास या शालिभद्र सूरी को दिया जाता है। ये मतलब मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि अब देखेंगे कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, ये पहले बताइएगा आप लोग, ठीक है। 1965 में आई थिंक लिखा गया है, तो आप बताइएगा। यदि आप लोग कल अच्छे से पढ़े हैं तो आप देखे होंगे, तो वहाँ जो प्रथम कवि माना जाता है ना हिंदी साहित्य का, ठीक है, तो भारतेश्वर बाहुबली राज को ही माना जाता है वैज्ञानिक इतिहास में 1184 में, ओके। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। तो शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना जाता है किनके अनुसार? जो लिखे हैं क्या? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त, ओके, ठीक। आई थिंक मेरे अनुसार तो 1965 डेट है, आप एक बार डेट चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो आप याद रख लेंगे, ओके। उसके बाद अब्दुल रहमान संदेश रासक लिखते हैं। संदेश रासक किसकी रचना है? हमारे प्रोफेसर हुए थे सदानंद शाही, हाँ, इनका उच्चारण कुछ और ही करते थे, ठीक है। बहुत मुझे लगता था कि उनके अंदर कॉमेडी भरा हुआ है, हालांकि काफ़ी सीरियस माने जाते हैं, पर हमें उनके अंदर का कॉमेडी कई बार दिखता था, ठीक है। तो ये सारी हमारी बातें थी, पर्सनल बातें भी बीच बीच में मैं कभी कभी बता दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को अच्छा ना लग रहा हो तो मुझे माफ़ करिएगा, ओके। ये हो गया। उसके बाद आप याद रख सकते हैं, हाँ, ये मुनि राम सिंह का एक रचना है पाहुर दोहा। क्या? पाहुर दोहा। पाहुर दोहा किसकी रचना है? मुनि राम सिंह की, ठीक है। तो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये रहस्यवादी कवि थे, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस पाहुर दोहा किसका है? मुनि राम सिंह का। हाँ, हमारे एक सीनियर हुए थे राम सिंह, हमसे काफ़ी सीनियर थे, लेकिन हमारे और उनके बीच काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कानपुर में, ठीक है, इकोनॉमिक्स के थे, लेकिन हमसे इतने प्रभावित थे कि हमें कवि जी कभी कह कर बुलाते थे, और काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब एक सीनियर, कुछ ही सीनियर को मैं सीनियर मानता हूँ, जिनमें हमारे राम सिंह भैया भी हैं। और मैं इसीलिए बता देता हूँ कि आप कहीं कहीं से भी तो रिलेट कर लें पावर दोहा को, ठीक है। जो इंदु 2 किताब लिखते हैं,
जिसमें एक किताब इम्पोर्टेंट है, परमात्मा प्रकाश। ठीक है, योग सार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परमात्मा प्रकाश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को रखे हैं। ये एक बार आप देख सकते हैं, हाँ, कि किन जो महत्वपूर्ण कवि है। जॉर्ज ग्रियर्सन के 9 के 9 कवि तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कवि हम याद रखेंगे। जैसे पुष्य याद रखेंगे, पुष्पदंत हो गया। खुमान सिंह खुमान रासो लिखने वाले। ठीक है, अ, अ, उसके बाद खुमान सिंह खुमान रासो लिखने वाले नहीं। ठीक है, बस खुमान याद रख सकते हैं। केदार भी है, केदार भट्ट होगा। ठीक है, कुमार पाल लिखा गया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, इस लाइन को। हाँ, जैसे एक चंद भी है, अब कर रहे हैं तो कर ले। चंद हो गया, जगनीक हो गया, सारंगधर हो गया। ठीक है, ये ही एक तो 9 रखे हैं, और उसमें चंद है, जगनीत है, सारंग जगनीक है, सारंगधर है, पुष्य है। बस इतना ही याद रखेंगे। कौन कौन? पुष्प, चंद, जैसे चंद्रदाई कह रहे हैं, जगनीक और सारंगधर। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं याद रखेंगे। इसमें ज़्यादा याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग पहुंचते हैं यहाँ। मिश्र बंधु विनोद में आरंभिक काल के 19 कवियों का जिक्र है। 19 कवियों में सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक तो फैक्ट याद रख लेंगे कि मिश्र बंधु विनोद में, हाँ, आरंभिक काल में कुल कितने कवियों को रखा गया, ये तो 19 है। ठीक है, 19 कवियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवि एक हैं चंद, जिसे चंद बरदाई कहते हैं। हाँ, पृथ्वीराज रासो जो लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो लिखने वाले। ये कितने नंबर पेज पे हम अभी हैं? 79 पेज पे, और ये भी चल रहे हैं। ये 19 कवि इस प्रकार हैं, उसमें देख पा रहे हैं 8वें नंबर पे चंद को। ठीक है, जगनिक आप याद रखेंगे। जगनिक क्या लिखते हैं? आला खंड लिखते हैं, आला, और यही परमाल रासो में है। ठीक है, मतलब आला लिया गया है परमाल रासो से, तो जगनिक को लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद नरपति नाला, नरपति नाला क्या लिखते हैं? बीशल देवरासो। ठीक है, ये आई थिंक इसमें स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बीशल देवरासो, ब में दीर्घी, सल देव रासो। ठीक है, यहाँ बीशल देव रासो टैप हुआ है। ठीक, नल सिंह जो लिखा हुआ है, नल सिंह क्या लिखते हैं? विजय पाल रासो। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैं अभी बता रहा हूँ इतने ही इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर खुसरो हैं, सारंगधर लिखते हैं। हाँ, ये लिखते हैं सारंगधर। क्या लिखते हैं? सारंगधर लिखते हैं हमीर काब, जिसे हमीर रासो कहते हैं, वो सारंगधर लिखते हैं। ओके, हाँ, ये लेकिन ये इनकी ये किताब मिली नहीं है। ये हमारा इस कहाँ से हमें दिख जाता है? तो प्राकृत पेंगलम में इसका जिक्र होता है, और वहीं से हम देख मतलब इनके बारे में समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुल्ला दाऊद का नाम है, गोरखनाथ का नाम है, बस नाम है। बाकी रचनाओं के बारे में जिक्र नहीं है, तो उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, अभी दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। पर अभी उमर अमीर खुसरो का जिक्र आएगा, मुल्ला दाऊद का भी जिक्र आएगा, तो आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, अब हम लोग 80 पेज पे आ जाते हैं। कितना देर हो गया? समझिए कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लग सकता है। 43 मिनट का वीडियो हो गया, और फिर इसे अपलोड करना है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसलिए अभी आप लोग थोड़ा सा मुझे, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। मुझे जैसे ही समय मिलेगा या इम्पोर्टेंट लगेगा कि हाँ वीडियो बना देना चाहिए, तो मैं बना दूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बनाऊँगा नहीं, आप लोगों की सेवा के लिए हूँ, तो रहूँगा ज़रूर। ठीक है, और आप लोग जो कहते रहते हैं कि पैसा ले लीजिए उसके बाद करिए, तो आप थोड़ा सा, मैं अब तक जितना पढ़ाया हूँ अमेरिकन स्टूडेंट्स को छोड़ के, ठीक है, जो ऑनलाइन काम करता था उसको छोड़ के, बाकी हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हूँ। ठीक है, और इस वजह से मेरे पास कहेंगे कि रेलवे में भी मेरे छात्र जॉब कर रहे हैं। अब देखिए, मैं उन्हें छात्र नहीं मानता हूँ, वास्तव में वो हमारे मित्र टाइप में थे। ठीक है, टीचर जो इतने सारे टीचर मैं कह पा रहा हूँ, वो सभी हमारे मित्र ही थे। ठीक है, हाँ, उनमें थोड़ा सा मैं अच्छा पढ़ता था,
तो इस वजह से मैं उन लोगों को गाइड करता था। तैयारी 3 में काफ़ी लोग जो बाहर के थे वो हमसे जुड़ गए, ठीक है, और इस वजह से हम लोग धीरे धीरे इतने आगे पहुंच रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं सफलता मैं चाहूँगा कि मिले आपको, ठीक है, और इसीलिए आप एक्टिवली ये ऑनलाइन देख पा रहे होंगे कि हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑफलाइन करते थे पर इस बार हम ऑनलाइन मोड में ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन के बच्चे थे वो अब सब सेलेक्ट हो चुके हैं, तो पढ़ाना किसे है, तो जो हैं उन्हें बताइए, ठीक है। नए लोग अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा हूँ कि जब से मैंने बताया कि हिंदी से संबंधित चीज़ें हम बताते हैं तो बहुत सारे लोग 400 450 लोग हाँ जुड़ गए। तो बहुत इतना बहुत होता है, इतना बहुत होता है, 450 मतलब 500 तक 1000 तक लोग भी जुड़ जाए। हाँ, यदि 200 लोग भी अच्छे से पढ़ लें इस ग्रुप में, एक मिनट, हाँ अभी देखिए इरेज ऑल पे क्लिक हो गया था तो गड़बड़ हो जाता। ओके, तो 80 पेज पे आप आ जाइए। अब हम हैं 80 पेज पे, 80 पेज पे आ जाइए। और रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में बांटा, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठाएंगे तो आदिकाल में प्रकरण 1 प्रकरण 2 करके दिख जाएगा। तो अपभ्रंश, ये बार बार प्रा हो जा रहा है, अपभ्रंश, हाँ, काव्य और देश भाषा काव्य। आप लोग को शुक्ल जी का इतिहास ग्रुप में भेजा गया था, तो आप लोग पढ़िए उसको मत, लेकिन एक बार थोड़ा बहुत पलट सकते हैं तो पलट लीजिए। काम की पुस्तक है, उसी के आधार पे हम लोग पढ़ भी रहे हैं। सरस्वती पांडे उसी के आधार पे लिखा गया है छायावाद तक। उसके बाद में आप देखेंगे कि चीज़ें चेंज की गई हैं। हाँ, यहाँ से पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को स्थान दिए हैं। 12 में से जो है 8 और 4 का ग्रुप बना लीजिए। 4 जो है इसमें अपभ्रंश की रचना है, और विद्यापति कमाल के आदमी हैं, दोनों जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और देश भाषा के 8 हैं। तो आपसे पहला ही प्रश्न पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हाँ कौन सी ग्रंथ ज़्यादा है, देश भाषा की कि अपभ्रंश की। तो आप याद रखेंगे अपभ्रंश की, सॉरी देश भाषा की, ठीक है। अपभ्रंश की तो 4 ही पुस्तक हैं, 4 में 2 विद्यापति ने कब्जा रखा है। एक तो हो गया विजयपाल रासो, और दूसरा हो गया हमीर रासो, तीसरा हो गया कीर्तिलता, चौथा हो गया कीर्तिपता का। 4 अपभ्रंश के हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता कीर्तिपता का। ओके, और 8 में आप याद रखेंगे, इसको याद रखने की जरूरत है। हाँ, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, टिक कर लीजिएगा। और आप को मतलब कह दें कि इन लोगों के रचनाकार क्या क्या हैं, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे आएगा ही, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, पर अभी आप लोग खोज लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और खोज के पढ़ने के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब लगता है। और इसका ट्रिक भी बनाए हुए हैं, तो जैसे ही आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। हम लोग जब थे यूजी के बच्चे थे हम भी, तो बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए निमोनिक्स का प्रयोग करते हैं, जिसे आप लोग ट्रिक कहते हैं। कैसे कैसे भी जोड़ करके अपना याद रख लो, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कैसे भी हमें याद रहे, ठीक है। तो 8 और 4 अपभ्रंश और देश का काव्य आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा मिट गया। ओके, अब हमारा आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया, ठीक है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे पाल के दरबार में। ये लाइन हू बहू आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में सब मिलेगा। तो हेमचंद्र के बारे में अब जिक्र हो रहा है। हेमचंद वही 12 बरस ला कुकर जिए और 14 ला लिए जिए सियार, बरस 18 सत्य जीवे आगे जीवन को धिक्कार। एक कॉल आ रहा है तो कुछ देर के लिए पॉज होती। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। 49 मिनट का वीडियो हो गया है, तो ये काफ़ी हो रहा है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम हम 80 पेज के आधा तक आ ही गए हैं। 80 और 81 पेज जो है कल कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें जैसे समय मिलेगा हम करते जाएंगे,
ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं है, क्योंकि आज कई सारे कॉल आ रहे हैं और इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो चलिए आप लोग बस इतना कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे फिर से।